अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं सैयद जुल्फ़िकार गिलानी और आप देख रहे हैं गिलानी व्लॉग्स। लाहौर का सरहदी इलाका हवेलियों, समाधियों, बावलियों और तारीख़ी इमारात के हवाले से एक ख़ास अहमियत का हामिल है। सरहद से यानी पाक भारत सरहद से कोई निस्फ़ किलोमीटर के फ़ासले पर एक गाँव आबाद है पढ़ाना। ये लगभग कुछ 750 साल कदीम गाँव है। इस गाँव में देखने को तो बहुत कुछ है, लेकिन जो सबसे अहम चीज़ है वो है हवेली ज्वाला सिंह। 250 से 300 साल पुरानी ये हवेली, इसका कोई तकरीबन 75% हिस्सा गिर चुका है, लेकिन जितना बाकी रह गया है उससे लगता है कि ये हवेली किसी ज़माने में इस इलाके की शान हुआ करती थी। मैं इस वक्त पढ़ाना की उसी हवेली के वसी और अरीज़ सहन में खड़ा हूँ। यहाँ से भारत का शहर नौशहरा और वहाँ बना हुआ गुरुद्वारा साफ दिखाई देता है। कहते हैं कि सरदार ज्वाला सिंह सिंधु ख़ानदान के चश्म चराग़ थे और ये पंजाब का सबसे पुराना जाट ख़ानदान है जिन्होंने ये हवेली न सिर्फ बनवाई बल्कि 1947 तक उनका ख़ानदान यहाँ मुक़ीम रहा और आज भी मुक़ीम है। 1947 में ये इलाका चूँकि सिखों का इलाका था, यहाँ सिखों की अक्सरियत थी। जब तक़सीम हुई तो बहुत सारे लोग ये इलाका छोड़कर चले गए, लेकिन सरदार ज्वाला सिंह के जो वर्सा थे या लवाहिकीन थे, उन्होंने न सिर्फ यहाँ रहने को तरजीह दी पाकिस्तान में, बल्कि उन्होंने इस्लाम भी कबूल कर लिया। अपने नाम के साथ आज भी सरदार लगाते हैं, लेकिन अब ये अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हैं। सरदार ज्वाला सिंह महाराजा रंजीत सिंह के हमज़ुल्फ़ थे और जो उनकी आखिरी महारानी थी महारानी जिंद कौर, उनकी बड़ी बहन की शादी उनसे हुई थी। कहा जाता है कि सरदार ज्वाला सिंह ने लाहौर और बादावी बाग के दरमियान एक वसी और अरीज़ बाग भी बनवाया था जो महाराजा रंजीत सिंह की पसंदीदा तफरीगा थी। महाराजा अक्सर वहाँ दरबार लगाता और गैर मुल्की मोअज़्ज़िज़ीन से मुलाकात भी करता। महाराजा के दौरे हुकूमत से लेकर यानी रंजीत सिंह के दौरे हुकूमत से लेकर 1947 तक पढ़ाना का ये सरदार ख़ानदान इंतहाई असर व रसूख का मालिक रहा। ये सिख फ़ौज के कमांडर भी थे, मतलब ये सरदार ज्वाला सिंह का ख़ानदान, और ये दरबार में भी इन्हें आला ओहदे हासिल थे। और कहा यह जाता है कि ख़ुद सरदार ज्वाला सिंह ने हरी सिंह नलवा के हमरा बहुत सी लड़ाइयों में हिस्सा भी लिया। ये भी कहा जाता है कि 1835 में जब सरदार ज्वाला सिंह का इंतकाल हुआ तो महाराजा रंजीत सिंह ताज़ियत के लिए यहाँ आए और उन्होंने हवेली में एक रात क़याम भी किया। पढ़ाना मतलब आज भी एक बड़ा गांव है सरहद पर, और कहते हैं कि लाहौर और अमृतसर के दरमियान ये एक ज़माने में बहुत बड़ा तिजारती मरकज़ हुआ करता था। उस वक्त उस ज़माने में इतनी आबादियाँ नहीं होती थी, इतनी गुंजानी नहीं होती थी, तो लोग लाहौर से चलकर पढ़ाना में क़याम किया करते थे, एक रात या 2 रातें, और उसके बाद फिर वो अमृतसर के लिए रवाना हो जाया करते थे। ये हवेली इलाके की सबसे बड़ी हवेली कहलाती थी और कहा यह जाता है कि जो इलाकाई अदालतें हैं वो भी यहीं लगा करती थी। ये मेरे सीधे हाथ को मतलब हवेली की दीवार के परली तरफ उन अदालतों की इमारतें थी, लेकिन अब वो इमारतें मुनहदम हो चुकी हैं, उनका वजूद बाकी नहीं रहा। हवेली 3 मंजिला थी, मतलब अब भी इसकी 3 मंजिलें जो है वो देखी जा सकती हैं। इसकी जो दीवारें हैं वो 2 से 4 फुट चौड़ी हैं, मतलब मुख्तलिफ जगहों से कहीं से 2 फुट चौड़ी है, कहीं से 4 फुट चौड़ी है। नानकशाही ईंट से बनी हुई है और इन दीवारों में जो है वो गुंबद हैं, पवेलियन हैं, कार्नर हैं, बुर्जियाँ हैं, झरोके, बालकनियाँ, सब कुछ मौजूद है। जो माहिरीन हैं उनका कहना यह है कि जो इसकी दीवारों पर और इसकी ईंटों पर जो नक्काशी का काम हुआ है वो मुग़ल अहद, ख़ास तौर पर अकबरी दौर और सिख दौर की गम्माज़ी करता है। इसका एक तहखाना भी है, मेरा ख़्याल है अब वो शायद बंद है। हम कोशिश करेंगे कि अगर कोई ऐसा रास्ता हुआ जाने का तो मैं आपको वो तहखाना भी दिखाऊंगा। उसमें गर्म हमाम बना हुआ था और ये हमाम जो है वो दिल्ली दरवाज़े के अंदर वाक़ शाही हमाम की तर्ज पर बनवाया गया था। इस वक्त सरदार ज्वाला सिंह की 6ठी नस्ल यहाँ रिहाइश पजीर है। 1947 में मौजूदा जो नस्ल है इनके परदादा, उनका नाम था सरदार हरचरण सिंह। उन्होंने इस्लाम कबूल किया था और अपना नाम सरदार नसरुल्लाह रखा। उनकी 2 शादियाँ थीं, उनमें से एक बीवी मुसलमान हो गई थी और उसका नाम फ़ातिमा रखा गया, जबकि एक बेटा
वो भी मुसलमान हो गया था। सरदार खजान सिंह नाम था उसका, और उसका नाम जो है वो सरदार अमानुल्लाह रखा गया। दूसरी बीवी जो थी उन्होंने और मतलब उसकी औलाद ने अपना आबाई मज़हब यानी सिख मज़हब नहीं छोड़ा, और वो 1947 में भारत हिजरत कर गए और अपने मज़हब पर कायम रहे। तो वो अब भारत में है और ये ख़ानदान जो है वो पाकिस्तान में आबाद है। इस वक्त तो हवेली के वसी सहन को एक मवेशी खाने के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। भैंसें बांधी जाती हैं, बकरियां पाली हुई हैं, मतलब सरदार फैमिली ने, लेकिन हवेली की जो शान व शौकत है वो अपनी जगह बरकरार है। ये सामने आपको नज़र आ रही होगी एक दीवार, इसकी दीवार पर जो है वो बने हुए महराब, ये द्रांतीदार महराब, ये वही महराब है जिसके बारे में ये कहा जाता है कि मुग़ल शहनशाह शहाबुद्दीन शाहजहां ने इस महराब को मुतारफ़ कराया था। ये वही जो है वो द्रांती वाली महराब जो बनी हुई है, और ये कई सिख इमारतों में इस तरह की महराबें बनी हुई हैं। ये यकीनी तौर पर कोई राहदारी होगी या कोई कमरा होगा बड़ा, ना हमें कोई बताने वाला है और ना कोई दिखाने वाला है। हम खुद अपने तौर पर अंदाज़े जो है वो कायम कर रहे हैं। ये एक कमरा है जो ज़ाहिर छतें इनकी गिर गई हुई हैं, लेकिन हवेली की एक एक चीज़ से ये इज़हार होता है कि जब ये हवेली आबाद होगी या थी तो उस वक्त ये एक नहायत शानदार इमारत होगी। अब तो खैर ये गोबर का ढेर लगा हुआ है यहाँ पर, लेकिन बहरहाल हवेली देखने से ताल्लुक़ रखती है। 75% हिस्सा इसका गिर चुका है, 25% हिस्सा बाकी रह गया है। 1947 में जो लोग भारत से यहाँ आए, कहा यह जाता है कि उन्होंने कुछ इमारतों पर तो ख़ुद कब्ज़ा कर लिया, और कुछ इमारतें या ज़मीनें सरदार हरचरण सिंह यानी सरदार नसरुल्लाह के ख़ानदान ने उन्हें जो है वो दे दी थी। तो ये जनाब हवेली का, मेरा पाँव जो है वो एक जगह धंस गया गोबर में, तो मुझे अंदाज़ा नहीं था इस बात का। ये जनाब एक और दरवाज़ा, और ये छोटा सा दरवाज़ा है, इसके दूसरी तरफ एक और लंबी राहदारी। ये इधर तो खैर इस वक्त भैंसें बंधी हुई हैं, मुझे देखकर उन्होंने बाकायदा कान उठाए हैं और मतवज्जे हुई हैं। ये ऊपर तक जो है वो दीवार दिखाई दे रही होगी आपको। ये ख़तरनाक दीवारें हैं, मतलब गिर सकती हैं किसी वक्त भी, आगे कोई झुकाव भी इनका हो गया हुआ है। और लेकिन बहरहाल अब भी लगता है कि ये इमारत बहुत शानदार रही होगी। ये इधर से ऊपर तक का एक नज़ारा है, एक मंज़र है। और आइए आपको जो है वो दूसरी समत लेकर चलता हूँ। फिर उसी गोबर में से गुज़रना है जिस गोबर में मेरा पाँव पहले धंसा था, लेकिन अब मैं कोशिश करूँगा कि पाँव कहीं और रखूँ, और यही मैंने किया है कि पाँव जो है वो कहीं और रखा है। ये अंदर से मंज़र इसका हवेली का। और ये जनाब हम दोबारा सेन में आ गए हैं। सेन से जो है वो ये इधर से सीढ़ियाँ ऊपर जाती हैं, वहाँ पर पहुंचकर मैं आपको इस हवेली का एक मुकम्मल नज़ारा भी करवाता हूँ। ये जनाब ये सीढ़ियाँ हैं। अच्छा, इन सीढ़ियों के साथ ये तहखाना है एक, मतलब कई तहखाने थे लेकिन ये एक तहखाना है। इसमें एक सुरंग बनी हुई है जो अब बंद हो चुकी है। ये सुरंग भारत जाया करती थी, यानी उस वक्त तो खैर पाकिस्तान और भारत नहीं होते थे, उस वक्त तो सिर्फ ये हिंदुस्तान था। मैंने बताया ना कि नौशहरा यहाँ से कुछ 3-4 किलोमीटर के फासले पर वाक़ है भारतीय शहर, और वहाँ तक गुरुद्वारे तक सुरंग बनी हुई थी। यानी आप ये कह सकते हैं कि ये पाकिस्तान और भारत के दरमियान एक खुफिया सुरंग थी जो अब बंद हो चुकी है। ये पहली मंजिल को जाने वाली सीढ़ियाँ हैं। मैं ऊपर चल रहा हूँ। एक तो गोप्रो की सबसे बड़ी खामी ये है कि अगर थोड़ा सा भी अंधेरा हो तो ये उसे कैप्चर नहीं करता। इस वजह से मेरे बहुत से नाजरीन इस बात पर थोड़े से नाला भी होते हैं कि जी मेरे पास कोई टार्च होनी चाहिए बड़ी, जिससे मैं रोशनी करके दिखा सकूं। ये पहली मंजिल है हवेली की, लेकिन छतें चूँकि गिर गई हुई हैं, इस छत का मुझे नहीं पता कि ये
इस काबिल है इसको जाया जा सके या ना जाया जा सके, लेकिन मेरा ख्याल है कि इसको रेनोवेट किया गया है और इस पर जाया जा सकता है। ये दूर तक आपको मेहराबें बनी हुई नज़र आ रही होंगी और ये भी ऊपर भी एक मेहराब को रेनोवेट किया गया है, नई ईंटें लगाई गई हैं। कोशिश की जा रही है, की जाती भी है कि इसको किसी हद तक कम से कम इसका ढांचा सलामत रहे, लेकिन ये करोड़ों का काम है, ये लाखों का काम नहीं है कि इसमें जो है वो 2-4-5 लाख रुपए का काम नहीं है कि 2-4-5 लाख रुपए खर्च करके इस हवेली की मुरम्मत करवाई जा सके या इसका जो है वो ढांचा दुरुस्त करवाया जा सके। जो सामने का हिस्सा है वहाँ जाने के लिए कोई सीढ़ी मुझे नज़र नहीं आई, वरना मैं आपको वहाँ भी लेकर चलता। सामने जो है वो एक चौबारा तीसरी मंजिल पर वो बना हुआ है। मज़ीद ऊपर चलते हैं, आपको वहाँ से मैं इसका हवेली का नज़ारा करवाता हूँ, इसके सहन का बेहतरीन खूबसूरत नज़ारा। ये जनाब तीसरी मंजिल की मतलब दूसरी मंजिल की सीढ़ी। ये जैसे जैसे रोशनी में जाएंगे वैसे वैसे इसकी सूरत हाल बेहतर होती जाएगी वीडियो की। ये यहाँ था, मैं नीचे खड़ा हुआ यहाँ आया हूँ। ये इसको मिलाने के लिए सीमेंटेड एक पाथवे बनाया गया है। ये जनाब वो है ये, और ये मैं आ गया हूँ वो ऊपर। यहाँ से जो है वो ये जो जगह है इसके दरमियान से वो गुरुद्वारा नज़र आता है नौशहरा का। ये जनाब हवेली का एक मंज़र, बड़ी 2-2.5 फुट चौड़ी दीवार सी है जिस पर मैं खड़ा हूँ, और ये भी इधर भी नीचे हवेली है और ख़तरनाक जगह है। इसी तरह जो है वो इधर भी एक रास्ता सा बना हुआ है। ये कमरे मैंने आपको अभी दिखाए हैं, ये वही कमरे हैं जिनके नीचे गोबर के अंबार पड़े हैं। लेकिन वो मसला वही है सारा कि अब कोई चीज़ ऐसी सलामत नहीं रह गई जो मैं आपको दिखाऊं। ये जनाब यहाँ से हवेली का वसी और सहन आपको नज़र आ रहा होगा। और ये अगर मैं इधर से आगे जाऊं तो यहाँ पहुंचकर फिर ये राहदारी टूट गई हुई है और जो मुंडेर है वो बहुत पतली सी मुंडेर है जिस पर जाना ख़तरे से खाली नहीं। ये इस तरफ जहाँ कैमरा है, इस घर के पीछे वो नौशहरा का गांव है, यहाँ गुरुद्वारा बना हुआ है सफ़ेद रंग का। और ये जो सुरंग मैंने आपको दिखाई है, सुरंग तो नहीं दिखाई, बहरहाल वो एक थोड़ा सा हिस्सा मैंने उसका दिखाया है आपको सीढ़ियों से नीचे उतरता हुआ, वो सुरंग है जो उस गुरुद्वारे को जाती थी। एक नौजवान मेरे आगे आगे चले हैं, वो कह रहे हैं कि जी मेरे पीछे पीछे आ जाएं, कुछ नहीं होता। ये दोनों तरफ जो है वो तो हैं। अच्छा, ये इस नौजवान ने मेरी हिम्मत बढ़ाई है, कहता है कि जी आ जाएं, कुछ नहीं होता। तो अब मैं आहिस्ता आहिस्ता उस छोटी सी मुंडेर पर जो है वो चल रहा हूँ। आगे अल्लाह खैर करने वाला है। वो तो खैर नौजवान आगे तक गया है, कबूतर उड़ा रहा है वो, और मेरा कोई मूड नहीं है कबूतर उड़ाने का, ना उनका नज़ारा देखने का, लिहाजा मैं यहीं से वापस हूँगा। ये मैंने आपको दिखाया था जो थोड़ा सा हिस्सा रेनोवेट किया गया है। बिल्कुल ऐसे ही लग रहा है जैसे मैं किसी मीनार पर खड़ा हूँ और इधर भी गहराई है और इधर भी गहराई है। तो आइए, यही चीज़ें थी जो आपको दिखाने के काबिल थी या दिखाई जा सकती थी। ये छोटी ईंट जो पुरानी इमारतों का जो है वो खासा रहा है, नानकशाही ईंट भी इसको कहते हैं, वज़ीरी ईंट भी कहा जाता है, इसे छोटी ईंट भी कहा जाता है, लाहौरी ईंट भी कहा जाता है, मतलब इस ईंट के कई नाम हैं। तो ये सारे रोज़न आपको नज़र आ रहे होंगे। कहते हैं कि ये रोज़न जो है वो दुश्मनों पर मतलब गोलियां चलाने के लिए या तीर चलाने के लिए, या मतलब उस ज़माने में तो बंदूकें थी, बंदूक चलाने के लिए ये जो रोज़न है मतलब ये हिफाजती नुक्ता निगाह से बनाए गए थे ये रोज़न। और ये वो आपको नज़र आ रहे हैं। ये छत चूँकि जो है वो बोसीदा है और मुझे कहा गया है कि आपने इस तरह पाँव नहीं रखना,
लिहाजा मैं आपको आगे जाकर नहीं दिखा सकता, सिर्फ दूर से दिखा सकता हूँ कि ये सारे रोज़न इसी मकसद के लिए बनाए गए थे। लाहौर शहर से पढ़ाना आने के लिए 3-4 रास्ते हैं, लेकिन सबसे बेहतरीन रास्ता कैनाल रोड, जल्लो और BRB नहर क्रॉस करके दाएं जानब कैनाल के साथ साथ सफ़र करें। कुछ आगे जाकर सड़क बाएं जानब मुड़ेगी, जबकि कैनाल रेंजर्स चेक पोस्ट से सीधी बहती रहेगी। इसी सड़क पर सफ़र करते बरास्ता मिनहाला और लल्लू आप पढ़ाना पहुंच सकते हैं। जल्लो मोड़ से तकरीबन 40 मिनट का सफ़र है। पढ़ाना गांव चूँकि सरहद के बिल्कुल करीब है, चंद फरलांग का फासला कह लें या निस्फ किलोमीटर का फासला कह लें, इसलिए आप जिस तरफ से भी आएंगे आपको BRB नहर ज़रूर पार करनी पड़ेगी। BRB बम्बावाला रावी बेदियाँ लिंक कैनाल का मुखफ़फ़ है और ये वही मशहूर ज़माना नहर है जिसने 1965 और 1971 की जंगों में लाहौर के दिफा में बुनियादी किरदार अदा किया। 1947 में इस गांव में ज़्यादा आबादी सिखों की थी, ताहम चंद एक घर मुसलमानों को भी थे। गांव के मुसलमान और दीगर लोग सरदार जवाला सिंह की ज़मीनों पर खेती बाड़ी करते थे। ये इतनी बड़ी हवेली थी कि यहाँ परिंदा पर नहीं मार सकता था, मगर आज ये वीरान पड़ी है। पढ़ाना गांव को इस इलाके में मरकज़ी हैसियत हासिल थी। उस वक्त भी यहाँ हाई स्कूल था। करीबी देहात से लोग ख़रीदारी के लिए यहाँ आते थे। बरतानवी दौर में यहाँ मजिस्ट्रेट बैठता और अदालत लगती थी। गांव में सीवरेज और सफाई का बेहतरीन इंतज़ाम था। 1947 से पहले गांव में मुसलमान, सिख और बाकी मज़ाहिब के लोग अमन और सुकून से ज़िंदगी गुजार रहे थे। जब 1947 में क़याम पाकिस्तान का ऐलान हुआ और हंगामे शुरू हो गए तो इस गांव के सिख सरपंच ने तमाम सिखों को हिंदुस्तान जाने का मशवरा दिया, लेकिन सिखों की अक्सरियत इसके लिए तैयार नहीं थी। लेकिन जब सरपंच खुद अपना सामान और ख़ानदान वालों को लेकर गांव से चंद फरलांग के फासले पर बनी सरहद के पार चला गया तो बाकी सिख ख़ानदानों ने भी गांव छोड़ दिया। उस वक्त तक चूँकि सरदार हरचरण सिंह मुसलमान हो चुके थे, लेकिन उन्होंने सिख ख़ानदानों को इस हवेली में पनाह दी। 1947 में हंगामे शुरू होने के बावजूद इस गांव में अमन व सुकून था, लेकिन जब भारत से मुसलमानों के लुटे पुटे और लहू में लथपथ काफ़िले पाकिस्तान पहुंचना शुरू हुए तो मुसलमानों में भी इश्ताल पैदा हुआ। सिखों के पास किरपान और तलवारें थीं, जबकि मुसलमानों के पास सिर्फ डंडे हुआ करते थे। इसलिए इन हंगामों में ज़्यादा नुकसान मुसलमानों को हुआ। मुश्किल की इस घड़ी में सरदार जवाला सिंह के ख़ानदान ने मुसलमानों की बहुत मदद की। उनकी सैकड़ों एकड़ अराज़ी थी जो गरीब मुसलमानों को अलाट कर दी गई। लोग उनकी हवेली में पनाह लेते थे, अपने मवेशियों के लिए चारा भी यहाँ से लेते थे और आज भी ये सरदार ख़ानदान गाँव में सबसे ज़्यादा बाअसर और अमीर है। कहा जाता है कि जो भारत से मुसलमान लुट-पुट कर आए थे उन्होंने भी सरदार जवाला सिंह की हवेली में पनाह ली और जिन सिखों ने यहाँ से हिंदुस्तान जाना था उन्होंने भी सरदार जवाला सिंह की हवेली में पनाह ली। मतलब इसका मतलब ये हुआ कि दोनों मज़ाहिब के लोगों ने अपनी जायज़ सुकून इस हवेली को समझा और इस हवेली ने मुसलमानों और सिखों की बेयक वक्त मेज़बानी की। सरदार जवाला सिंह हवेली के मौजूदा मालकान में से सबसे छोटे मालिक सरदार सादुल्ला मेरे साथ इस वक्त मौजूद है। ये माशाल्लाह 4 भाई हैं, इनमें से 2 बैरून मुल्क मुक़ीम हैं, अपना काम करते हैं और 2 यहाँ हवेली की देखभाल और गाँव में माशाल्लाह सरदारी इनकी अब भी कायम है, अल्लाह हमेशा कायम रखे। ये मेरे साथ मौजूद है। हम इनसे पूछते हैं कुछ चीज़ें हवेली के बारे में और कुछ जो है वो इनके ख़ानदान के हवाले में। तो सादुल्ला साहब, सबसे पहले तो मुझे हवेली का बताइए, इसका रकबा कितना था, कितनी बड़ी थी, कितने कमरे वगैरह, अगर आपको जो तफसील आप बता सकते हैं मुझे हवेली के बताइएगा। जी ज़रूर। सबसे पहले तो मैं आपको बताता चलूँ कि जिस जगह आप खड़े हैं इस हवेली का, इस जगह का नाम है जी हवेली सरदार जवाला सिंह संधू। सरदार जवाला सिंह संधू जिनके नाम से ये हवेली मंसूब है, वो हमारे जो है वो एंसेस्टर थे, हमारे आबाओ अजदाद में से थे। प्लस ही वॉज़ अ मिलिट्री कमांडर ऑफ महाराजा रंजीत सिंह और रिलेटिव भी थे वो महाराजा रंजीत सिंह के और मिलिट्री कमांडर भी थे। रिलेटिव इस तरह थे कि रानी जिंद कौर जो है उनकी बड़ी बहन की शादी जो है वो सरदार जवाला सिंह संधू से हुई थी, तो इस तरह वो रिलेटिव भी थे और मिलिट्री कमांडर भी थे, चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ जिस तरह आप कह सकते हैं। तो ये जो हवेली है ये महाराजा साहब ने सरदार जवाला सिंह संधू को
एज अ गिफ्ट आप कह सकते हैं या एज अ अलॉटमेंट आप कह सकते हैं, उन्होंने कंस्ट्रक्ट करवा के दी थी। और ये बात है तकरीबन लेट 18th सेंचुरी की, 1785 और इस तरह के। तो मतलब ये तकरीबन 250 प्लस ईयर्स एंशंट हिस्टोरिकल बिल्डिंग है ये हवेली। ठीक। आप इसको देख सकते हैं कि अब इसकी हालत जो है वो अभी काफ़ी खस्ता है। उसकी जो मेजर कॉजेज़ हैं वो सबसे पहले तो नो डाउट 1965 की वॉर है और देन आफ्टर 1971। इन दोनों मेजर वॉर्स में पाकिस्तान और इंडिया में जो इसको बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है, इसकी तबाही हुई है, वो इसलिए क्योंकि 1965 में ये जो इलाका था ये सारा ऑक्यूपाई हो गया था। इंडियन मिलिट्री और बीएसएफ ने जो है वो इस पे डायरेक्ट बॉम्ब फॉलिंग की थी और ये जो तबाही है ये उसका अक्स है जी इन दोनों जंगों का। ठीक। और उसके बाद आप देख सकते हैं कि 250 प्लस ईयर्स और वक़्त ने भी इसे मात दी, अंधेरियाँ, तूफ़ान, बारिशें और फिर। अच्छा, यहाँ मैं 1 मिनट के लिए आपको रोकूंगा। इत्तेफाक की बात ये कि मेरा अपना इलाका जो है वो बॉर्डर का इलाका है जी। और 65 और 71 दोनों वार्स में वो इलाका ऑक्यूपाई हुआ, इंडियन फोर्सेस ने किया। उन्होंने जला दिए थे, हमारे घर जला दिए थे सारे। इस हवेली को बम्बार्डमेंट की, गोलाबारी की, लेकिन जलाया नहीं उन्होंने। जी बिल्कुल, इस हवेली को जलाया नहीं, लेकिन इसकी जो छतें हैं उनमें चीड़, त्यार और प्यार जिसे हम कहते हैं वो उस वक्त बहुत कीमती लकड़ी हुआ करती थी। इसके अलावा उनकी एज अ सीलिंग उसमें संगे मरमर का इस्तेमाल हुआ था। उनकी चगाठों में रेड मार्बल जो लगा हुआ था, फाउंटेन वगैरह लगे हुए थे बेसमेंट में। वो सारे जब वो उन्होंने 65 में वो उखाड़ के ले गए थे। मतलब जितनी कीमती चीज़ें वो ले जा सकते थे वो अपने साथ ले गए थे। तो मतलब सब छतें उड़ा दी गई और सब जो जितना नुकसान पहुंचाया जा सकता था कीमती चीज़ों को वो अपने साथ लेके और नुकसान पहुंचाया गया। जलाया इसलिए नहीं गया क्योंकि बीएसएफ में थे उस वक़्त ज़्यादातर जो थे वो सिख थे और मेरा ख़्याल है कि वो इसकी हिस्ट्री और इसकी इस तरह की चीज़ों को देख के मेरा ख्याल ये आपका ज़ाती ख्याल है? जी, ज़ाती ख्याल है। अच्छा, मज़े की बात ये कि जो हमारे इलाकों में से तो वो ये जो मुर्गियाँ और ये तोते वगैरह जो थे वो भी उठा कर ले गए थे। जी, तो ऐसे ही लगता है कि वो लड़ने नहीं, चोरी करने आए थे। देखें, माले गनीमत जो है वो हर कोई जो है वो अपने साथ ले जाता है। अच्छा चले, खैर आगे चलते हैं कि अच्छा ये तो हो गया कि 1965 और 71 की वार में इसे सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचा। तो ये अब हवेली का कितना हिस्सा बाकी बचा है आपके पास? जी, प्री पार्टीशन बात की जाए, जिस तरह हमने अपने वालिदैन और अपने दादा वगैरह से सुना था, तो ये हवेली एक वसी और रीज़ रकबे पर मुश्तमिल थी। इसके साथ जो है अस्तबल हुआ करते थे घोड़ों के, इसके साथ जो है वो कोर्ट्स हुआ करती थी। क्योंकि जो दादा के थे वालिद साहब या दादा के दादा थे, ही वाज ऑनरी मजिस्ट्रेट, जो ब्रिटेन की तरफ से उन्हें मजिस्ट्रेट बनाया गया था ऑनरी। और वो 6 महीने जो है वो किसी को भी विदाउट एनी जो है वो वारंट और विदाउट एनी किसी भी चीज़ के वो 6 महीने उनको कैद रख सकते थे और डिटेंशन कर सकते थे। तो ये इस तरह के इनके पास इख्तियार दिया हुआ था जो है ब्रिटेन ने उन्हें। तो इसके साथ कोर्ट्स भी हुआ करती थी जहां वो बैठा करते थे, मजिस्ट्रेट एज अ मजिस्ट्रेट बैठा करते थे। इसके साथ जो है वो पार्किंग हुआ करती थी और दूसरे तीसरे जो हुकूमती मामलात के जो है उस वक़्त के वो करने के लिए, आप कैबिनेट मीटिंग करने के लिए आप देख सकते हैं, सारा हुआ करता था। तो ये एक वसी अरीज़ रकबे पर मुश्तमिल थी। देन आफ्टर जब पार्टीशन के बाद माइग्रेट आए, लोग आए, तो फिर वो जो है वो लोग आते गए, इस पे कब्ज़ा करते गए आहिस्ता आहिस्ता विदाउट एनी डॉक्यूमेंटेशन। फिर जो है वॉर्स हुई, वॉर्स के बाद फिर लोग आए और कुछ इसको नुकसान पहुंचा। फिर अब इसकी अगर बात की जाए वक्त के बाद, तो आज इसका जो है रकबा वो तकरीबन 4 कनाल से 6 कनाल पे मुहित है, जो सिर्फ यही बाउंड्री वाल के अंदर। अच्छा, मैंने सुना ये था कि उस ज़माने में ये 1 एकड़ रकबे पर हवेली थी। नहीं, ये सिर्फ यही रकबा था ना, ये सिर्फ इसी इनिशियल का 1 एकड़ था। इसके साथ जो मैं आपको बता रहा हूँ लवाजमात, वो तो अलहदा थे ना, ऑब्वियसली वो 1 एकड़ में तो हो ही नहीं सकते। ठीक। इसका तो तकरीबन 5-10 एकड़ पे तो अस्तबल ही हुआ करता था जिस पे घोड़े हुआ करते थे। उसके बाद हर चीज़ इनके साथ, इनके सरदारों के अपने जो है अलहदा रॉयल कब्रिस्तान हुआ करते थे, या जो भी उस वक़्त उनकी लवाजमात हुआ करते थे, उनकी रिलीजियस प्लेसेस भी इसी अहाते के अंदर हुआ करती। तो ये एक बड़ा वसी और अरीज़ था प्री पार्टीशन। कॉम्प्लेक्स था पूरा, ये पूरा कॉम्प्लेक्स था ऑब्वियसली, क्योंकि ये एक मिलिट्री कमांडर का जो है वो उन्हें एज अलॉट किया गया था। जिस तरह आप आज के ज़माने में समझ लें कि चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ को जो हाउस दिया जाता है उसके अंदर हर चीज़ की लवाजमा, हर चीज़ होती है। इसी तरह इसमें भी हर चीज़ जो एज अ किला टाइप हर चीज़ थी। अच्छा, एक गलतफहमी हमारी दूर हुई, क्योंकि हम जो आमतौर पर लिखा हुआ है किताबों में या मतलब तारीख़ में कि सरदार जवाला सिंह ने इसे तामीर कराया था, लेकिन आपने ये तस्दीक की कि ये महाराजा रंजीत सिंह ने तो इसे तामीर करवा के एज अ गिफ्ट
क्योंकि अच्छा। वो रिलेटिव थे या एज अ अलॉटमेंट, क्योंकि वो मिलिट्री कमांडर थे महाराजा। अच्छा, महारानी जिंद कौर का नाम तो हर तारीख में मौजूद है। जी जिनकी शादी सरदार जवाला सिंह से हुई, वो महारानी जिंद कौर की बड़ी बहन बड़ी थी। बहन थी, एग्जैक्टली। उनका नाम जो है वो कहीं आपकी याददाश्त में है? नहीं, उनका नाम अभी तक मेरी याददाश्त में नहीं है। अच्छा। और ये एक आपने अच्छा हाईलाइट पॉइंट किया है। ये मैं सरदार साहब से, अपने बड़े भाइयों से और जिससे भी पॉसिबल हुआ अपने वालिदैन से वो पूछ के इंशाल्लाह ये अगली बार मैं भी नोटेड डाउन करूँगा। ना सिर्फ नोट कीजिएगा बल्कि मुझे भेजिएगा, जी, ज़रूर, ताकि मैं अगर मुमकिन हो सका तो इसमें शामिल करूँ। जी ज़रूर इंशाल्लाह। इसलिए कि मैंने जो है वो बहुत खंगाला है तारीख की जी, किताबों को। जिंद कौर का नाम तो हर जगह मौजूद है, जी, बिल्कुल। लेकिन उनकी, अच्छा, उनकी बड़ी बहन का जिक्र भी है। हाँ जी। ये भी है कि जी उनकी शादी जो है सरदार जवाला सिंह से हुई, लेकिन उनका नाम मुझे कहीं नहीं मिला। बिल्कुल। तो काइंडली वो नाम ज़रूर तलाश कीजिएगा। इंशाल्लाह। अच्छा, अब हम आते हैं 1947 में। आपने कहा कि 1947 में जो लोग आए उन्होंने कब्ज़ा किया। अच्छा, लेकिन ये कि बहुत सारी जगहों पर ये लिखा हुआ है कि उस वक्त सरदार हरचरण सिंह आपके जद्द अमजद हयात थे, जिन्होंने बाद में फिर इस्लाम भी कबूल किया। ये कहा जाता है कि उन्होंने बहुत से लोगों को ज़मीन तोहफे में भी दी। जी बिल्कुल इसी तरह, ये बिल्कुल सही सुना है। 1942 में जो मेरे परदादा अबू थे उन्होंने इस्लाम कबूल किया। उनका नाम फिर कन्वर्ट हो गया सरदार नसरुल्लाह संधू में। उनके एक 7-8 साल के बेटे थे ख़ज़ान सिंह, जिनका नाम बाद में कन्वर्ट हो गया सरदार अमानुल्लाह संधू, जो कि मेरे दादा अबू हैं। ठीक। तो जब माइग्रेट होके लोग आए तो उन्होंने भी ऑब्वियसली इस्लाम कबूल कर लिया था 1942 में, 5 साल पार्टीशन से पहले। तो बहुत सी जगहों उन्होंने लोगों को तोहफे में दी। इसी तरह आप देख सकते हैं अभी भी हमारे घर के साथ एक मस्जिद है, उसको तोहफ़ा दिया। हमारे डेरे के सामने एक गर्ल्स स्कूल है जो 2-3 एकड़ पे मुहित है, उसको जगह जो उन्होंने वो अलॉट की, वो तो खैर दादा अबू ने की, उनसे भी बात। तो इसी तरह बहुत सारी जगहें जो है उन्होंने तोहफ़े में दी आसपास हमसायों को, और इसलिए ताकि ये एक जगह, क्योंकि ये एक वसी और ईज़ जगह थी प्री पार्टीशन में, पहले भी बताया, तो वो चाहते थे कि इधर जो है वो एक हंसता बसता मोहल्ला, एक हंसता बसता जो लोग हैं उनका आपस में प्यार बना रहे। तो इसलिए उन्होंने ये जो है ना काफ़ी जगह जो है वो तोहफे में दी, और इसे एक जो है ना वो प्रॉपर एक आप सोसाइटी बना दिया है, आप समझ। और कुछ लोगों ने नाजायज़ फ़ायदा उठाया उनकी रहमदिली का, जी बिल्कुल, या उनकी जो है वो मोहब्बत का, और उन्होंने कब्ज़ा भी कर लिया। कब्ज़ा भी कर लिया, बिल्कुल। 5 उंगलियां बराबर थोड़ी होती हैं, तो इसी तरह ही हुआ एग्जैक्टली। अच्छा साद, आप तो मुसलमान पैदा हुए माशाल्लाह। जी अल्हम्दुलिल्लाह। कैसा लगता है? जी बिल्कुल, मैं अगर कहूँ तो जितना भी शुक्र अदा किया जाए अल्लाह ताला का, और उतना ही कम है जी। ये एक नेमत से कम नहीं है बीइंग अ मुस्लिम पैदा होना। ये हमारे लिए बिलखुसूस हमारे वालिदैन के लिए, सब के लिए जिन्होंने इस्लाम कबूल किया, ये एक नेमत है। ये एक जितना भी ये शुक्र है अल्लाह ताला का अदा किया जाए उतना ही काम है। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा महसूस होता है कि एक सच्चे दीन के सपूत बनकर पैदा हुए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। अच्छा, आपकी रिश्तेदारियाँ भारत में भी हैं? जी बिल्कुल, और हमारे जो सारे ब्लड रिलेटिव्स हैं वो, हम सिर्फ एक ही फैमिली है जिन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह इस्लाम कबूल किया। इसके अलावा हमारे सारे ब्लड रिलेटिव्स हैं वो अराउंड द ग्लोब हैं। इंडिया में हैं हमारे जो चंद कज़न्स हैं, यूके में हैं, यूएसए में वेल सेटल्ड हैं, टोरंटो में, कनाडा में, सारे वेल अराउंड द ग्लोब फैले हुए हैं। वो उनसे मुलाकात होती है या कोई बातचीत? जी बिल्कुल, काफ़ी दफ़ा जो है हमारे कज़न्स आते रहते हैं। हमारे जो उनके ताया चचा हैं जो हमारे ब्लड रिलेटिव स्टिल सिख हैं, वो आते रहते हैं इधर, और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से भी बातचीत होती रहती है। तो सिख और मुसलमान फैमिलीज जब दोनों इकट्ठी मिलकर बैठती हैं, और मतलब एक चचाजाद भाई मुसलमान है और दूसरा सिख है, तो क्या फ़ील होता है? देखिए जी, खून तो एक ही है, वो खून तो का खिंचाव तो होता ही है, वो इर्रिस्पेक्टिव ऑफ जेंडर, ब्लड, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ जेंडर एंड रिलीजन, वो तो खिंचाव खून का होता ही होता है। तो इसी तरह बहुत अच्छा लगता है जब वो आके मिल बैठते हैं, उन्हें भी अच्छा लगता है, हमें भी अच्छा लगता है, गपशप होती है, और ये सारा। कभी कोई मजाक में किसी ने आपको या आपने किसी को ताना दिया हो? नहीं, मजाक में फिलहाल ऐसा जो है अभी तक तो नहीं हुआ। अच्छा, आगे का कुछ हम कह नहीं अच्छा, सकते। ये होता है ना कि मतलब जाहिर सी बात है, उन्होंने, उनका अपना एक वो है ज़िंदगी गुजारने का ढंग है। बिल्कुल, मांस नहीं खाते वो, आप माशाल्लाह सारा कुछ खाते हैं। हमारा जो पंजाब, दोनों पंजाबों का कल्चर है, ट्रेडिशन है, ज़ुबान है, वो एक हद तक 90% सब कुछ सेम है। तो इसलिए मेरा नहीं ख्याल कि हमें को ताना देना एक दूसरे को बनता है, और वैसे भी हम रिलीजियस बाउंड्रीज़ की एक दूसरे की वो रिस्पेक्ट करते हैं, और बीइंग अ फैमिली मेम्बर। अच्छा, इस हवेली में कोई ऐसी ख़ास चीज़ जिसे मतलब आप समझते हो कि ये इस हवेली की मतलब
क्या कहना चाहिए, एक बहुत ही एक स्पेशलिटी। जी हाँ जी, बिल्कुल, मैं स्पेशलिटी आपको है। बताता चलूँ कि इस हवेली में इसकी चौगाठों में रेड मार्बल का इस्तेमाल हुआ है, सही। जो कि प्री पार्टीशन एक बहुत प्यारा 65 और प्री पार्टीशन में एक बहुत प्यारा अंदाज पेश करता था। ये इसकी एक स्पेशलिटी है। स्पेशलिटी इस तरह है कि ये जो रेड मार्बल है ये पूरे सब कॉन्टिनेंट में बर्रे सगीर में सिर्फ काउंटेड प्लेसेस पे इस्तेमाल हुआ है। 4 जगहों पे, आगरा हो गया, इधर हमारे किला हो गया शाही, और ये चौथी एक नेपाल में जगह है, और एक चौथी जगह जो है वो हवेली सरदार ज्वाला सिंह संधू है। तो ये एक इसकी बहुत बड़ी स्पेशलिटी है। इसके अलावा जो इसकी सेकंड मेजर स्पेशलिटी है मैं आपको बताता चलूँ कि वो इसकी बेसमेंट है, इसकी टनल है। कहा जाता है कि प्री पार्टीशन ये जो टनल है इसका लिंक हुआ करता था अमृतसर गोल्डन टेम्पल तक। अच्छा। जी बिल्कुल, जो कि तकरीबन 30 किलोमीटर इधर से बनता है। और इसके अलावा मुग़ल आर्किटेक्ट्स जितने भी उस 18th सेंचुरी में, लेट 18th सेंचुरी में जितने भी हैं, उनसे इसका जो है वो लिंक बनाया गया था इस टनल का। खैर अब तो ये सिर्फ हवेली की सराउंडिंग में ही रह गई है वक्त के साथ साथ, लेकिन प्री पार्टीशन ये कहा जाता है, ये सुना भी गया है, ये तारीख़ में रिटर्न भी है कि ये जो है वो गोल्डन टेम्पल तक और मुग़ल आर्किटेक्ट्स तक इसका लिंक हुआ करता था इस टनल का। और अब ये जो नौशहरा का कस्बा है वहाँ तक सुना है कि मैंने सुना ये था कि इस गुरुद्वारे तक जाती थी। जी, इधर असल में नहीं, इस गुरुद्वारे तक नहीं, इधर असल में सरदारों की ज़मीनें हुआ करती थी। तो सरदारों की ज़मीनों तक तो ऑब्वियसली जब इतनी दूर जा सकती है तो वो तो एक कॉमन सेंस की बात है कि उधर भी वो ऑब्वियसली जाती होगी। तो इधर सरदारों की ज़मीनें हुआ करती थी, तो उस तक ये टनल उस तक भी जाती थी। उस तक भी जाती थी। चले सरकार, बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें वक्त दिया, बड़ी तफसील बताई इस हवेली के हवाले से। हम आपके लिए बहुत सी नेक तमन्नाओं का और दुआओं का इज़हार करते हैं। खुश रहें, सलामत रहें। हाँ जी, ये जनाब टनल है जिसके बारे में ये कहा जाता है कि गोल्डन टेम्पल तक जाया करती थी, और इसी टनल में चमगादड़े भी हैं, और इसी टनल में वो ना क्या कहना चाहिए उसे, फाउंटेन भी था, फवारा भी था। ये हमने एक एमरजेंसी लाइट लगाई हुई तो है, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि वो आपको कुछ दिखा पाएगी। ये सामने इस साइड पर शायद फवारा हो। ये कमरा है, छोटा सा है, तो अंधेरा, तारीकी, नज़र कुछ नहीं आना आपको, और सवाए इन लाल बेगों पे तो ये अंदर चमगादड़ी भी माशाल्लाह, ये लाइट में शायद नज़र आ रही हो। कोशिश की है हमने जी कुछ करने की, लेकिन मुझे नहीं उम्मीद कि आप देख पाएँ। ये सुरंग इधर यहाँ से, ये फाउंटेन है जी, ये फाउंटेन है सामने। नहीं, मेरा ख्याल कि जो है वो आपको नज़र आ पाएगा। पर टार्च जो है वो हमारी कमज़ोर है और हम नहीं देख पाए। ये अपना सुरंग का दहाना है। ये आगे किधर से बंद की हुई है अपना सरा था जी, आगे से, इधर आगे से जो है वो सुरंग बंद की जा चुकी है। लेकिन ये सुरंग जो है वो दो रिवायतें हैं। एक ये कि नौशहरा तक जाती थी, लेकिन मुझे सरदार साहब ने बताया कि ये सुरंग जो है वो गोल्डन टेम्पल तक जाती थी। माजरत जी, हमारे लाइट ने इतना ज़्यादा नहीं किया काम। ये जो है वो सामने लाइट, आपको सिर्फ लाइट ही लाइट नज़र आ रही है और बाकी शायद कुछ भी नज़र ना आए। लेकिन ये बहरहाल पाकिस्तान और भारत के दरमियान वो खुफिया सुरंग थी जिसका बहुत चर्चा रहा। पाकिस्तान में सकाफ़ती विरसे की कोई कमी नहीं, लेकिन कमी अगर है तो वसाइल की है। अगर वो सकाफ़ती विरसा किसी आम आदमी के कब्ज़े में है तो उसके पास इतने पैसे नहीं कि वो उसकी मरम्मत करा सके और इसको बहाल करा सके, और हुकूमत को कोई दिलचस्पी नहीं। बहुत सी इमारतें ऐसी हैं जिनके बारे में हुकूमत का ये कहना है कि ये जो कि प्राइवेट प्रॉपर्टी है, लिहाजा ये हुकूमत की ज़िम्मेदारी नहीं कि वो इन्हें ठीक करवाए। लेकिन मेरा अपना ज़ाती ख़्याल इससे बिल्कुल अलग है। मैं ये कहता हूँ कि अगर किसी आम आदमी की के पास भी कोई ऐसी इमारत मौजूद है, कोई ऐसी हवेली, समाधि, गुरुद्वारा, बाउली मौजूद है जो किसी न किसी तौर पर हमारे विरसे का हिस्सा है, तो उसकी मुरम्मत कराना या उसे बहाल करवाना हुकूमत की ज़िम्मेदारी है। हवेली ज्वाला सिंह हमारी सकाफ़त का एक निशान है। कभी ये सिखों की मिल्कियत थी, लेकिन बहरहाल वो मुसलमान हुए और अब वो हमारे मुसलमान भाई हैं, ये उनकी मिल्कियत है।
हुकूमत को चाहिए कि वो इसमें दिलचस्पी ले और इतने फ़ंड्स इन्हें दे कि ये हवेली की मुरम्मत करा सकें। इसकी बहाली का काम हुकूमत को अपने ज़िम्मे लेना चाहिए, क्योंकि ये इलाका मैंने जैसे बताया कि यहाँ बहुत सी समाधियाँ हैं, हवेलियाँ हैं, गुरुद्वारे हैं, मंदिर हैं। ये सकाफ़ती लिहाज से बहुत अहम है और अगर थोड़ी सी मेहनत की जाए, जब वाघा बॉर्डर तक हम सयाहों को आने की इजाज़त देते हैं तो ये बरकी हडियारा का ये जो इलाका है, यहाँ आने की इजाज़त भी दी जा सकती है। ज़रूरत सिर्फ इतनी है कि हुकूमत दिलचस्पी ले। हुकूमत यहाँ होटल भी बन सकते हैं, सयाहों के आने जाने के लिए सड़कें भी बनाई जा सकती हैं और इमारतें तो मैंने आपको बताया कि इस इलाके में बहुत सी ऐसी हैं जिन इमारतों को से हम अच्छा खासा ज़र मुबादला कमा सकते हैं उन इमारतों को बहाल करने के बाद। लेकिन वही वाली बात है कि कोई इसकी ज़िम्मेदारी लेने को तैयार नहीं। ये विरसा जो किसी वक्त अपने अरूज की कहानियाँ सुनाता था, अब ये लावारिस है। मैं इस विरसे को लावारिस विरसा ही कहूँगा, क्योंकि कोई इसका वाली वारिस नहीं। इसके मालकान हैं, ठीक है, खाते पीते लोग हैं, अभी वो सरदार हैं इस गांव के, अभी उनका शुमार इस गांव के और इस इलाके के अमीर तरीन अफराद में होता है। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि उनके पास अब इतनी दौलत होगी कि वो इतने बड़े स्ट्रक्चर को दोबारा से खड़ा कर सकें। 1 एकड़ से ज़ायद रकबे पर मुहित ये हवेली हुआ करती थी। कहते हैं 4 कनाल की तो सिर्फ इसकी पार्किंग थी, जिसमें उस ज़माने की गाड़ियाँ, बग्गियाँ या मतलब दूसरी चीज़ें आकर जो है वो खड़ी होती थी। बाकायदा मेहमान खाना था जिसमें मेहमानों को ठहराया जाता था, उनके घोड़ों के लिए और उनके दूसरे जानवरों के लिए अलग से अस्तबल मौजूद था। मतलब ये सारा कुछ इस हवेली का हिस्सा था। कई मुरब्बे ज़मीन इस हवेली के साथ थी, जो अब सब की सब या तो लोगों ने ख़ुद से कब्ज़ा कर लिया या सरदार ख़ानदान ने उसे मुसलमानों के हवाले कर दिया। तो इन सारी खिदमात को देखते हुए हुकूमत को चाहिए कि वो आगे आए, ज़िम्मेदारी ले और इस हवेली की और इस तरह की जो दूसरी इमारतें हैं उनकी मुरम्मत करवाए, उन्हें बहाल करवाए। अगर शहरों की इमारतें बहाल हो सकती हैं, शाही किला बहाल हो सकता है, दाएं बाएं के मकबरे और हवेलियाँ बहाल की जा सकती हैं, तो इस हवेली की बहाली में मेरा नहीं ख्याल कि कोई ऐसी रुकावट हो सकती है कि हुकूमत ये काम ना करे। सिर्फ तवज्जो देने की बात है, दिलचस्पी लेने की बात है। हम वैसे बहुत रोना रोते हैं कि जी हमारे वसाइल कम हैं, बेशक कम है, मैं इस बात को तस्लीम करता हूँ, लेकिन हमने अपने वसाइल में इजाफ़े की कभी कोशिश ही नहीं की। हमने कर्ज़ मांगने की कोशिश तो की, लेकिन वसाइल में इजाफ़े को हमने फसे पुश डाल दिया। अगर इन्हीं इमारतों की हालत बेहतर बना दी जाए तो ये हमारे लिए एक वसीला बन सकती हैं, हमारी आमदनी का ज़रिया बन सकती हैं, लेकिन शर्त यह है कि कोई करने वाला हो, और अफसोस की बात यह है कि कोई करने वाला है नहीं। इसके साथ ही इजाज़त दीजिए, इंशाअल्लाह ताला अगले व्लॉग में दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।